हेलो फ्रेंड्स। अब आरसीसी डिजाइन का ये पार्ट 2 है। शॉर्ट रिवीजन का वीडियो चल रहा था, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कराएंगे हम यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरसीसी डिजाइन का पार्ट 2 वीडियो है ये, ठीक है। तो देखिए, हम लिमिट स्टेट मेथड तक हम लोग यहाँ तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहाँ तक हम बता दिए थे। इसके इधर देख सकते हैं आप, यहाँ तक हम बता दिए थे। अब आइए देखिए, जो हम लोग स्ट्रक्चर को आरसीसी को डिजाइन करते हैं, वो आपका 3 मेथड से बताते हैं। एक होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक होता है अल्टीमेट लोड मेथड, और एक होता है लिमिट स्टेट मेथड। ये आपका ओल्ड मेथड है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। ये पहले यूज होता था, अभी भी स्ट्रक्चर में यूज होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है अब लिमिट स्टेट मेथड से स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लोड का जो वेरिएशन होता है, जैसे कौन सा डेड लोड है, किस में लाइव लोड है, उसमें कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब इसमें नहीं था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है। सर्विसिबिलिटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है। और लिमिट स्टेट मेथड में क्या था, सर्विसिबिलिटी के लिए भी क्राइटेरिया है और लोड को भी डिफाइन किया गया है कि कौन सा आपका डेड लोड होगा तो उसमें कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे, लाइव लोड होगा तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद अर्थक्वेक लोड होगा तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड का। तो ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद आया था अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोड है उसको हम अल्टीमेट पॉइंट तक कंसिडर करते हैं। इसमें क्या है, लोड को हम इल्ड पॉइंट तक कंसिडर करते हैं, इसमें अल्टीमेट पॉइंट तक कंसिडर करते हैं, और इसमें इसमें भी अल्टीमेट पॉइंट तक कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोड फैक्टर मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और आपका मतलब स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों के लिए ध्यान दिया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया है, सर्विसिबिलिटी पे फोकस नहीं किया गया अल्टीमेट लोड मेथड में, ठीक है। तो इतना जानिए आप। लिमिट स्टेट मेथड देखिए, लिमिट स्टेट मेथड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा नंबर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स में स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाता है और सर्विसिबिलिटी में स्ट्रक्चर के सर्विस कंडीशन पे फोकस किया जाता है। अब देखिए, कोलैप्स में स्ट्रक्चर का हम लोग इसको रजिस्ट करने के लिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, डेप्थ वगैरह जो भी है उसका लिमिट जो रहता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में फ्लेक्चर आएगा, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग होता है, शियर आएगा, टॉर्सन आएगा, कंप्रेशन आएगा, बॉन्ड आएगा। इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जितना भी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं उससे हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ अगर शियर है तो वो किस में आएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कि सर्विसिबिलिटी में, या फिर ये भी क्वेश्चन में दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। उसमें फ्लेक्चर, शियर, टॉर्सन दे देगा और एक में डिफ्लेक्शन दे देगा, तो आपको वहाँ पे डिफ्लेक्शन आंसर करना होगा, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब फ्लेक्चर में कितना स्ट्रेंथ है, शियर में कितना स्ट्रेंथ है, टॉर्सन में कितना स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन में कितना स्ट्रेंथ है और बॉन्ड में कितना है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्रैकिंग आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा और अदर सेकेंडरी इफेक्ट जैसे कि श्रिंकेज, क्रीप, ये सब जो है वो आपका इसमें आ जाएगा, सेकेंडरी इफेक्ट में आ जाएगा, और ये सर्विसिबिलिटी के अंदर में आएगा। इम्पोर्टेंट है। देखिए 0.67 एफसीके आप देखे होंगे, एक जगह देखे होंगे 0.45 एफसीके। एक तो एफसीके होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, ठीक है। अब देखिए 0.67 जो एफसीके है, ये हम लोग कैसे ले लाते हैं, एफसीके में अगर आप 1.5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 0.67 एफसीके आएगा। ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो कि कंक्रीट के अंदर में स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है, जब जो स्लेंडरनेस के वजह से जो स्ट्रेंथ का रिडक्शन होता है उसी के लिए ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। 0.67 एफसीके मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस 33% स्ट्रेंथ रिडक्शन इज कंसिडर्ड, ठीक है। और इस जो 0.67 है उसमें अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.45 एफसीके मिलता है, जो कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करने के बाद आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर आपसे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ दे तो आपका एफसीके आपका शुरू में था और लास्ट में आपका 0.45 एफसीके डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा। हमेशा आप याद रखिए कि ओवरऑल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 2.25 होता है।
ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आप देखिए डिजाइन लोड जो होता है, डिजाइन लोड में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। डिजाइन लोड में वही डिजाइन स्ट्रेंथ रहता है तो डिवाइड करते हैं हम। लोड में हमेशा हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि अगर 100 किलो न्यूटन का लोड लगना है तो हमेशा हम लोग इससे ज़्यादा ही मान के चलेंगे कि 150 किलो न्यूटन का लोड उस पर लगेगा। और अगर किसी भी स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ अगर 100 किलो न्यूटन है तो हम इससे कम ही मान के चलेंगे कि उसका स्ट्रेंथ है। ये आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। लोड अगर अप्लाई करना है तो हम ये देखेंगे कि हाँ अगर 100 किलो न्यूटन लग रहा है तो हम ये अपना वर्स्ट केसेस में हो सकता है 100 से ज़्यादा भी लग जाए, तो ये हम 150 मान के चलते हैं। और उसका 100 स्ट्रेंथ तो हो सकता है किसी केस में वो 80 स्ट्रेंथ दे, तो उससे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कम ही स्ट्रेंथ मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड के लिए कितना होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है, जितना भी चीज़ लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है। लोड कम्बिनेशन में डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 होगा, लाइव लोड में 1.5 होगा। और यहाँ पे विंड लोड नहीं है क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड ही है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा वो 1.0 होगा, और आपका लाइव लोड के लिए कितना होगा, 1.0 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर डेड लोड और विंड लोड का कम्बिनेशन है, डेड लोड और विंड लोड का अगर कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देखे, यहाँ पे अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देखे तो डेड लोड में 0.9 और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है 0.9 और 1.5 होगा, और यहाँ पे जो विंड लोड होगा उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये इसमें 1.0 होगा। अगर तीनों होगा, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड होगा, देखिए विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से अगर दोनों होगा तो जो मैक्सिमम होगा वही लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका अर्थक्वेक आएगा तो विंड वाला भी पर्सन रहेगा, मतलब कोई एक ही रहेगा। अगर तीनों कॉम्बिनेशन रहेगा तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.2, 1.2, 1.2 लेते हैं, और आपका जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर 1.0, 0.8, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन अर्थक्वेक लोड कमिंग इनटू अ पिक्चर देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेकन फॉर डेड लोड इज 0.9, अदरवाइज इट इज 1.5। मतलब अगर अर्थक्वेक लोड आता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पे 0.9 और 1.5 लिखे हैं वो क्या लिखेंगे, 0.9 लिखेंगे। ठीक है, और अगर विंड लोड होगा तो 1.5 ही होगा। दोनों में से कोई एक ही लोड लेना है जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, देखिए स्लाइड, डिजाइन स्ट्रेंथ। अभी हम डिजाइन लोड निकाले तो फैक्टर ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। अब इसमें क्या करेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा जितना स्ट्रेंथ है उससे कम मान के चलते हैं, लेकिन लोड जितना लगना है उससे हम लोग ज़्यादा मान के चलेंगे। ये आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एफ डी इक्वल्स टू डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू एफ सी के बाई गामा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एम इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.645 सिग्मा होगा। ठीक है, एफ एम इक्वल्स टू 1.645 सिग्मा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्यूब है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का, और एक सिलेंडर है 15 सेंटीमीटर डायमीटर है और 30 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? ठीक है, तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर स्लेंडरनेस रेशियो का बात करें तो इसमें स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा, और जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ का। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, लिस्ट लैटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, या फिर एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जितना पतला मेंबर होगा वो उतना ज़्यादा सिलेंडर होगा तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब है और एक है आपका 15 सेंटीमीटर का क्यूब, इस दोनों में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो आपके 10 सेंटीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर स्ट्रेंथ। इसमें क्या होगा, लेस स्ट्रेंथ होगा। क्यों?
ड्यू टू होमोजिनिटी के वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो की वजह से स्ट्रेंथ का कितना वेरिएशन होता है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 2 होता है सपोज दैट, तो स्ट्रेंथ वेरिएशन इन सिलेंडर 0.80 FCK होगा। अगर स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 3 होगा तो 0.75 से लेकर 0.7 FCK होगा, ठीक है स्ट्रेंथ। अगर स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 4 होगा तो 0.67 FCK होगा। अगर स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 5 होगा तो 0.667 FCK होगा। स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू अगर 6 होगा तो 0.67 FCK होगा। इसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, इतना स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। स्ट्रेंथ वेरिएशन जो होगा ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये देखिए क्यूब का जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो सिलेंडर के स्ट्रेंथ के 1.25 टाइम्स होता है, 1.25 टाइम्स होता है क्यूब के स्ट्रेंथ का। क्यूब का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा होता है, 1.25 होता है, ठीक है। अब आइए देखिए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है। अगर रिइंफोर्समेंट अगर हम सिर्फ एक जोन में प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बोलते हैं। अगर रिइंफोर्समेंट जो है अगर हम टेंशन जोन में सिर्फ प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे, ठीक है, टेंशन जोन में प्रोवाइड करेंगे तो। अब देखिए ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है, ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है, और ये पूरा जो होता है आपका ओवरऑल डेप्थ होता है, ये आपका इफेक्टिव कवर होता है। स्ट्रेन डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह से लीनियर होता है, जो कि 0.0035 आपका एक्सट्रीम फाइबर में कंक्रीट का 0.0035 स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.0035 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन होता है वो होता है आपका 0.002 होता है, और स्टील के केसेस में 0.002 प्लस 0.87 FY/ES होता है, ठीक है। अगर इसी का हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0.446 FCK होगा और यहाँ पे 0.87 FY होगा। स्ट्रेस इन स्टील 0.87 FY और स्ट्रेस इन कंक्रीट 0.44 FCK, और स्ट्रेन आप याद रखिएगा 0.0035, और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा स्टील में 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ये हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा, कम नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। अब देखिए एक्सयू मैक्स बाई डी अगर आप फार्मूला निकालते हैं, कभी कभी डायरेक्टली फार्मूला दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक्सयू मैक्स बाई डी का फार्मूला 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0035 प्लस 0.002 प्लस 0.87/FY, ये तो आपको याद ही रहेगा, स्ट्रेन इन स्टील होता है, ये आपको याद ही रहेगा। ये सिर्फ इतना वाला पोर्शन स्ट्रेन इन स्टील होगा, ये आपका क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट है, ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पे। तो आप फार्मूला आप याद रखिएगा कि 0.0035, इसी को हम 0.0035 प्लस 0.002 प्लस 0.87/FY/ES होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका आया है, ये आप दोनों ट्रायंगल अगर कंसीडर करते हैं, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, अब मतलब एक छोटा ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये आप इक्वेशन निकाल सकते हैं एक्सयू मैक्स बाई डी। तो एक्सयू मैक्स बाई डी का जो इक्वेशन आया वो आपका आएगा 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY/ES होगा, ठीक है। ये आपका सम ऑफ अपर एंड लोअर स्ट्रेन ये होता है ना, ये आपका 0.0035 होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा 0.002 होगा। तो एक्सयू मैक्स अगर आप FY के जगह पे Fe250 रखते हैं, Fe250 में FY के जगह पे अगर 250 न्यूटन पर mm² अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो इस वाले वैल्यू में तो 0.53 डी होगा, इसमें अगर आप देखें तो 0.48 डी होगा, इसमें 0.46 डी होगा एक्सयू मैक्स का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब देखिए ये आपका लिमिट स्टेट मेथड में कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू 0.36 FCK XU इंटू बी होगा, और टेंसाइल जो होगा वो 0.87 FY इंटू AST होगा। कंप्रेशन फोर्स 0.36 FCK XU इंटू बी और टेंसाइल फोर्स 0.87 FY इंटू AST एरिया ऑफ स्टील, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो ये आपका जो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगा वो इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा, XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST
डिवाइडेड बाई 0.36 FCK XU इंटू बी, ये दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। 0.36 FCK XU इंटू बी इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू HT, ये इसको इक्वल करिएगा तो XC का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए ये हम ऐसे ही लिख दिए यहाँ पे कि अगर इस तरह का ट्रिंगल होगा तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो B/4 होगा इधर से, और इधर से 3B/4 होगा। अगर पूरा का पूरा जब सर्किल रहेगा, सॉरी ट्रिंगल रहेगा, तो इसका एरिया हाफ BH होता है और इसका जो एरिया होगा 1/3 BH होगा। और इसका अगर ये रहेगा इस तरह का रहेगा सेगमेंट, तो 2/3 B इंटू H होगा। इसका जो सेंटर होगा 3B/8 होता है और इसका 5B/8 होता है। इसका तो आप जानते ही हैं, ट्रिंगल का H/3 होता है ऐसे। ठीक है, इधर से आप करिएगा तो B/3 होगा। ठीक है, H/3 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कंपाउंड मतलब 2 और मोर देन 2 मेंबर होता है, और कंपोजिट बोलेगा तो 2 और मोर देन 2 मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन क्या होता है, और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन क्या होता है। बैलेंस सेक्शन में जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो आपके एक्सयू मैक्स के बराबर होगा। जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि आपका स्टैंडर्ड कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन कंसिडर करके किया गया है, स्टैंडर्ड और मैक्सिमम कंडीशन को कंसिडर करके निकाला गया है। ठीक है, तो एक्सयू मैक्स, अगर एक्स ए का वैल्यू एक्सयू मैक्स के बराबर होगा तो बैलेंस्ड कंडीशन होगा। ठीक है, तो और अंडर इन्फोर्स का बात करें तो अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है लेस देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा तो वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा। ठीक है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा। अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है वो अगर एक्सयू मैक्स से कम होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर एक्सयू मैक्स से कम होता है तो वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा। अगर एक्स ए का जो वैल्यू है एक्चुअल डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है वो अगर एक्सयू मैक्स से ज़्यादा होता है तो ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन होता है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है कि ये अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं, ये आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो कि ऐसे निकलता है, इस फार्मूला से निकलता है। ठीक है, और ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो कि आपके इस फार्मूला से निकलता है एक्सयू का वैल्यू। और दोनों को अगर कंपेरिजन करते हैं तो बराबर होगा तो बैलेंस, कम होगा अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो अंडर इन्फोर्स, और बड़ा होगा तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा। बैलेंस सेक्शन में कंक्रीट और स्टील एक ही साथ अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचता है, फेल्योर तक पहुंचता है। अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में मतलब रिइंफोर्समेंट कम होता है, इसके वजह से जो आपका स्टील है वो पहले फेल होगा, बाद में कंक्रीट फेल होगा। और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन में पहले कंक्रीट फेल होगा, बाद में स्टील फेल होगा। ठीक है, क्योंकि ओवर रिइंफोर्स है तो रिइंफोर्समेंट ज़्यादा दिए हैं तो रिइंफोर्समेंट का फेल्योर नहीं होगा। मतलब सबसे पहले कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचेगा, बाद में स्टील पहुंचेगा। इसमें पहले स्टील पहुंचेगा, बाद में कंक्रीट पहुंचेगा। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं ताकि अगर स्टील फेल हो तो हमको एक इंडिकेशन मिल जाए कि मेरा स्ट्रक्चर जो है फेल होने वाला है। ठीक है, तो वो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन हो गया। अब आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सेक्शन का किसी भी आरसीसी डिजाइन के सेक्शन का कैपेसिटी होता है कि वो कितना उस सेक्शन का जो लोड है वो रजिस्ट कर पाए अगर उस पर लोड आ रहा है तो। ठीक है, वो उसका होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जेड आपको पहले ही बता दिए थे कि लीवर आर्म होता है जो कि एक कंप्रेशन जो लग रहा है और जो नीचे में टेंशन लग रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लीवर आर्म होता है। ये आपका D-0.42 XU मैक्स होता है। ठीक है, D-0.42 XU मैक्स, ध्यान रखिएगा इसको, D-0.42 XU मैक्स होता है। ठीक है, ये आपका जैसे कि ये है ना, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये आपका बी हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक रिइंफोर्समेंट है बीच में वहाँ तक आपका डी हो जाएगा। तो जेड जो आपका कंप्रेशन लगता है ये इसके बीच में यहाँ पे लगता है जेड सी का वैल्यू, और नीचे में यहाँ पे टेंशन लगता है, दोनों के बीच का अगर करेंगे तो डी माइनस ये आपका कैपिटल स्मॉल डी है, डी माइनस ये वाला जो पोर्सन है 0.42 XU मैक्स होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली 0.5 FCK डिवाइडेड बाई FY इंटू 1 माइनस रूट अंडर 4.6 MU डिवाइडेड बाई FCK इंटू BD स्क्वायर। ठीक है, इंटू BD हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ स्टील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, हमेशा जब डिजाइन करते हैं तो बैलेंस सेक्शन के लिए एक ही लेके डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसमें तो इक्वलिटी रहता है ना। उसमें क्या होगा, एक्स ए लेस देन XU मैक्स होगा तो आपका क्या है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो वो तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू जेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्रेशन फोर्स लगता है और नीचे में आपका टेंशन लगता है। ये दोनों के बीच में जो है वो लीवर आर्म है, ये सी है ये टी है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से होता है। तो बोले ये आपका क्रॉस सेक्शन है ना, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम होता है आपका। तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा 0.87 FY लगता है, और यहाँ पे जो कंप्रेशन लगता है, ठीक है, 0.36 FCK लगता है, ठीक है। ये आपका 0.0035 होगा। यहाँ पे स्ट्रेन 0.002 होगा। यहाँ पे 0.002 प्लस 0.87 FY/ES होता है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब ये कपल लग रहा है यहाँ पे सी कंप्रेसिव फोर्स और नीचे में टेंशन लग रहा है, तो ये दोनों के बीच जेड है। तो ये आपका सी इंटू भी जेड हो सकता है, टी इंटू भी जेड हो सकता है, ठीक है। तो सी इंटू जेड टी इंटू सपोज सी इंटू जेड लेके करते हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स जो होगा 0.36 FCK बी इंटू एक्सयू मैक्स, और जो लीवर आर्म का वैल्यू होगा वो होगा डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स होगा, ठीक है। अब ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, इसमें अगर हम बात करें तो एक्सयू मैक्स अगर FE 250 के लिए 0.53D होता है, इसमें अगर हम 0.53D पुट करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो 0.148 FCK इंटू BD² होगा। और यहाँ पे अगर हम करते हैं FE 415 के लिए करते हैं तो 0.138 FCK इंटू BD² होता है FE 415 के लिए। एक्सयू मैक्स का वैल्यू 0.48D हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक्सयू मैक्स यहाँ पे पुट करते हैं तो 0.46D होगा FE 500 के लिए। एक्सयू मैक्स आप यहाँ से निकाले हैं 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY/ES, ये यहाँ से आप निकाले हैं, तो ये सब वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील अगर आपको निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेशन इनटू टेंशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप करिएगा तो कंप्रेशन कितना है 0.36 FCK XU इंटू बी इक्वल्स टू टेंशन कितना है 0.87 FY इंटू ST। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील निकालिएगा तो 0.36 FCK XU की जगह पे XU मैक्स, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए लेके हमेशा हम लोग डिजाइन करते हैं, डिवाइडेड बाई 0.87 FY हो जाएगा। तो ये आप एरिया ऑफ स्टील ऐसा निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील निकालना है तो 100 इंटू AST डिवाइडेड बाई BD होता है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.36 से डिवाइडेड बाई 0.87 0.414 हो जाएगा FCK/FU। XU मैक्स की जगह पे हम D से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील में D से डिवाइड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे B से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेशन इनटू जेड और टेंशन इनटू जेड, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो 0.36 FCK बी इंटू XU इंटू डी माइनस 0.42 XU होगा। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं इधर टेंशन इंटू जेड के केस में तो 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू डी माइनस 0.42 XU, यह आपका अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए होता है, ठीक है। XU लेस देन XU मैक्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम ओवर इनफोर्स सेक्शन का बात करें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे XU ग्रेटर देन XU मैक्स होगा। तो हम लोग कोई भी यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि XU अगर ग्रेटर देन XU मैक्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं। या S456 में दिया हुआ है XU एंड XU मैक्स में जो भी वैल्यू कम होगा उसको हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो। ये शॉर्ट नोट्स है तो इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप लोग बस शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने अगर सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट है तो, और लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा, ठीक है, कंटेंट आप लोग के लिए लेके आएंगे। बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो, और बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो का बात करें तो कैंटिलीवर के लिए बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, और कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 होता है। 7 20 26, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 होता है। बेसिक स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ L/D का रेशियो होता है, ठीक है।
इफेक्टिव स्पेन अगर आपको निकालना है तो कैंटिलीवर के केस में कैसे निकालिएगा इफेक्टिव स्पेन, एल ये आपका यहाँ से लेके सपोर्ट को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है एल प्लस ये आपका जो सपोर्ट का विड्थ है डिवाइडेड बाई 2 एल प्लस बी एस बाई 2 एक बार करेंगे, और दूसरा नंबर में एल प्लस जो इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हम ऑलरेडी बताया था कि ये आपका क्रॉस सेक्शन होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। तो एल प्लस डी बाई 2 दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो इफेक्टिव स्पैन का वैल्यू होगा कैंटिलीवर के केस में, ठीक है। अब अगर हम सिंपली सपोर्ट के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में देखें तो ये आपका क्लियर स्पैन है एल, ये आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट है बी एस, और बी एस ये आपका यहाँ से बीच से लेके, देखिए इफेक्टिव लेंथ इज नथिंग बट जो भी लेंथ जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है मोमेंट क्रिएट होने में, ठीक है, तो उसी को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ लेते हैं तो एल प्लस बी एस करेंगे, सबसे पहले एल ये आपका क्लियर स्पैन प्लस विड्थ एक किसी विड्थ का, अगर दोनों अलग अलग है तो बी एस बाई 2 प्लस बी एस बाई 2 होगा, लेकिन अलग अलग नहीं होता है जनरली, एल प्लस बी एस हो गया, प्लस दूसरा नंबर में एल प्लस डी, और दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो इफेक्टिव स्पैन होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में। एल इक्वल्स टू क्लियर स्पैन और बी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंक्रीट का अगर हम डेंसिटी का बात करें तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और आरसीसी का बात करें तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, स्टील का बात करें तो 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, सीमेंट का बात करें तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इन केस ऑफ बीम कितना होता है ए एस टी डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल्स टू 0.85 डिवाइडेड बाई एफ वाई। इससे आप मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। ए एस टी बाई बी डी अगर 100 ए एस टी बाई वीडियो कर देते हैं तो ये 0.85 बाई एफ वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या देगा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील देगा, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन याद रखिएगा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल स्टील निकालने के लिए, मिनिमम का इस इक्वेशन से ही निकलेगा। अगर एफ ई 250 है तो अलग मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होगा, एफ ई 415 है तो अलग होगा, एफ ई 500 है तो अलग होगा। ऐसा मिनिमम नहीं है कि 1% होगा कि 2% होगा, लेकिन मैक्सिमम फिक्स है, मैक्सिमम जो स्टील होता है 4% ऑफ बी डी होता है, ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा जो एरिया स्टील कैलकुलेटर होता है विल बी विद इन द मिनिमम और मैक्सिमम स्टील के बीच में होता है, मतलब इस स्टील मिनिमम और मैक्सिमम स्टील के बीच में रहेगा अगर एरिया ऑफ स्टील, तभी जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रह पाएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम डिजाइन प्रोसीजर में। तो डिजाइन प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे पहला स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे स्पेन बाय डेप्थ रेशियो को एज्यूम करेंगे, ठीक है। और एज्यूमिंग डेप्थ इन द गिवन बीम कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे कवर माइनस कर करके, फिर इसके बाद इफेक्टिव स्पैन निकाल लेंगे। इसके बाद मूवमेंट जो होता है वो आपको हम बताया था कि 0.148, 0.138 और 0.133 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर होता है, ठीक है। उससे पहले आप लोड का कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, लाइव लोड आप निकाल सकते हैं। लाइव लोड का जो कोड बुक होता है IS 875 होता है। डेड लोड आप निकाल लीजिएगा, गामा यूनिट वेट, मतलब अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट ही रहता है तो कंक्रीट का यूनिट वेट हो जाएगा इंटू बी इंटू डी, इससे आपका डेड लोड निकल जाएगा। टोटल लोड निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, W निकल जाएगा। फैक्टर्ड लोड निकालना है तो इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो WU निकल जाएगा। अब जितना मूवमेंट निकला मतलब इतना मूवमेंट जो है वो अप्लाई हो रहा है किसी भी बीम के ऊपर में, तो इसको रजिस्ट करने के लिए कितना डेप्थ चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आप डेप्थ निकाल लीजिएगा, ठीक है। शुरू में भी हम एज्यूम किए थे, ठीक है, ये वाला निकालने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो कैलकुलेटेड डेप्थ है अगर वो एज्यूम डेप्थ से ज़्यादा है, कैलकुलेटेड जो डेप्थ है वो एज्यूम्ड डेप्थ से ज़्यादा है तो रीडिजाइन करेंगे। अगर कम है तो सेफ है, मतलब जितना हम प्रोवाइड किए हैं उतना इनफ है जो भी डेप्थ है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो आप एरिया ऑफ स्टील इस फार्मूला से निकाल सकते हैं 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्स, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ बार्स निकाल देंगे, AST कैलकुलेटर डिवाइडेड बाई स्मॉल AST, मतलब जितना भी बार आपको प्रोवाइड करना है, अगर आपको 16 का प्रोवाइड करना है तो 16, 20 या फिर 32 जो भी प्रोवाइड करना है 25 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप एरिया ऑफ स्टील डिजाइन, मतलब क्या हुआ, एक साइज पता चल रहा है और इसके बाद आपका रिइंफोर्समेंट पता चल रहा है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे पता चल गया है।
एक यहाँ पे रिइंफोर्समेंट पता चल गया और साइज भी पता चल गया जो डेप्थ ऊपर में कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मतलब ये बार है, ये बार है, ऐसे बार जो हम प्लेस करते हैं नीचे में, तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होगा, दो बार के बीच में ऐसे ऐसे बार अगर हम डाल रहे हैं नीचे में, सपोज दैट अगर बीम है, ये बीम का नीचे वाला पार्ट है, नीचे देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप बार डाल रहे हैं, टॉप व्यू है ना, तो टॉप से अगर आप देख रहे हैं तो नीचे में आप रिइंफोर्समेंट डालें, ठीक है। तो ये रिइंफोर्समेंट डाले तो इसके बीच का स्पेसिंग कितना होगा, तो मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग फोर, चार गो निकालिएगा, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो ओरिएंटल स्पेसिंग होगा। तो सबसे पहला डायमीटर ऑफ द बार, इफ ऑल द बार ऑफ द सेम डायमीटर, अगर सारा जो बार डायमीटर का है वो सेम डायमीटर का है, तो यहाँ पे पहला नंबर में फाई लिखेंगे, मतलब डायमीटर लिखेंगे। दूसरा नंबर में मैक्सिमम ऑफ द डायमीटर, मतलब जितना भी बार दिया हुआ है, चाहे 16 का दिया हुआ है, 32 का दिया हुआ है, 25 का दिया हुआ है, तो जो मैक्सिमम होगा दूसरा नंबर में लिख देंगे। तीसरा नंबर में 5 mm प्लस नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, जितना यूज हुआ है उसमें से 5 mm जोड़ के यहाँ पे तीसरा नंबर में लिख देंगे। फोर्थ नंबर में 2/3 ऑफ द मैक्सिमम कोर सेग्रीगेट इफ वाइब्रेटर यूज फॉर द कंपेक्शन, 2/3 करेंगे अगर वाइब्रेटर यूज हुआ है, तो ये चारों आप लिख लीजिएगा। चारों में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेसिंग कैलकुलेट करिएगा। वर्टिकल स्पेसिंग मतलब वर्टिकल, एक रिइंफोर्समेंट आप नीचे में दे दिए, फिर इसके ऊपर वाले लेयर में दे रहे हैं, तो दोनों के बीच का वर्टिकल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। पहला नंबर में 15 mm, सेकेंड नंबर में 2/3 ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट, यह आपका मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग हो जाएगा 15 mm, और दूसरा नंबर में 2/3 ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, ठीक है। अब हम आते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग। As per IS 456/2000, the maximum spacing between any two consecutive bars shall not exceed 300 mm। ये भी आप याद रखिएगा कि जो आपका मैक्सिमम स्पेसिंग होगा वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक नॉमिनल कवर देखिए, माइल्ड कंडीशन में, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में 20 mm होगा, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में 30 mm होगा, सीवर एक्सपोजर कंडीशन में 45 mm होगा, वेरी सीवर में 55 mm होगा, और एक्सट्रीम में 75 mm होगा, ठीक है। माइल्ड मतलब नॉर्मल कंडीशन, जहाँ पे कि ज़्यादा बारिश वगैरह एकदम सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब एकदम कंक्रीट के फेवरेबल कंडीशन में है, तो वो माइल्ड कंडीशन होगा, और वहाँ पे जो कवर होगा 20 mm होगा, ठीक है। मॉडरेट कंडीशन जहाँ पे हल्का फुल्का बारिश वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पे 30 mm होगा, ठीक है। सीवर कंडीशन होगा आपका सी, अगर अगर आपका समुद्र के किनारे वगैरह है तो वहाँ पे आपका सीवर कंडीशन में होगा। अगर आपका जो है जो सी स्प्रे के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो रहा है, तो वहाँ पे वेरी सीवर कंडीशन में आएगा, और आपका जहाँ पे ज्वार भाटा वगैरह ज्वालामुखी वगैरह आ रहा है वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये आपका नॉमिनल कवर होगा, याद रखिएगा 20, 30, 45, 50, 75, ठीक है। अब देखिए डीप बीम के केसेस में, देखिए डीप बीम क्या होता है, किसी भी बीम का अगर ओवरऑल डेप्थ जो होता है वो अगर 750 mm से ज़्यादा होगा तो उसको हम डीप बीम के केस में रखेंगे। यहाँ पे डीप बीम में, ठीक है, अगर डीप बीम में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो कितना होता है, 0.1% ऑफ द वेब एरिया, ये आपका वेब है, ये आपका वेब पोर्शन है, ये आपका फ्लेंज पोर्शन है, ठीक है। तो 0.1%, ये पूरा का पूरा जो वेब एरिया है उसका 0.1% हम लोग प्रोवाइड करते हैं डीप बीम में। इसी को हम स्किन रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, इसी को साइड फेस रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। ये 0.1% डिवाइडेड बाई 2, ये 0.1% डिवाइडेड बाई 2 होता है, स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा होगा। तो ये आपका डीप बीम का पूरा ये हो गया, ठीक है। डीप बीम का एक और है, एक तो हो गया कि ओवरऑल डेप्थ अगर 750 mm से ज़्यादा हो रहा है तो वो डीप बीम के केस में होगा, ठीक है। डीप बीम का एक और कंडीशन है, क्या है, L/D रेशियो है, ठीक है। अभी देखिए L/D रेशियो क्या है डीप बीम के केस में, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो L/D जो D रेशियो होगा वो नॉट ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस बीम होगा, ठीक है, अगर कंटिन्यूस बीम होगा, डीप बीम में अगर कंटिन्यूस बीम होगा तो जो L/D होगा वो 2.5 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। L/D होगा वो 2.5 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस का, ठीक है।
मैक्सिमम क्रैक विड्थ इन माइल्ड एंड एग्रेसिव इन्वायरमेंट आर 0.3 एंड 0.1 mm। ठीक है, मैक्सिमम जो क्रैक विड्थ होता है माइल्ड एंड एग्रेसिव इन्वायरमेंट में 0.3 से 0.1 mm होता है। इन स्लैब इफ मेन डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार लेस देन 12 mm विथ माइल्ड एक्सपोजर नॉमिनल कवर कैन बी रिड्यूस टू 20 mm। 20 mm रिड्यूस हो जाएगा नॉमिनल कवर। देखिए ये याद रखिएगा, मैक्सिमम जो क्रैक होता है माइल्ड कंडीशन में 0.3 और एग्रेसिव इन्वायरमेंट कंडीशन में 0.1 mm होगा। ठीक है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट कंडीशन मतलब जहाँ पे कि बारिश के साथ साथ एसिड रेन वगैरह होता है तो वहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए स्लैब में अगर मेन डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार अगर 12 mm से कम होता है विथ माइल्ड एक्सपोजर तो नॉमिनल कवर वहाँ पे हम लोग 20 mm प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 20 mm तक रिड्यूस करते हैं। इन कॉलम में जो आपका कवर होता है वो 40 mm प्रोवाइड करते हैं, या फिर डायमीटर ऑफ मेन बार, दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होगा तो हमेशा 40 mm से ज़्यादा ही रहता है, मतलब 40 mm ही रहता है। डायमीटर ऑफ मेन बार 40 mm से कम ही रहेगा। ठीक है, फुटिंग में जो मिनिमम कवर होता है वो 50 mm होता है। फुटिंग के केसेस में जो मिनिमम कवर होगा वो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए डबली रिइंफोर्स बीम क्या होता है। सिंगली रिइंफोर्स बीम पता चल गया कि अगर हम रिइंफोर्समेंट जो है वो अगर हम एक जोन में प्रोवाइड करते हैं सिर्फ टेंशन जोन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगली रिइंफोर्स बीम बोलते हैं। ठीक है, डबली रिइंफोर्स बीम क्या होता है, और जो कि सिंगली रिइंफोर्स बीम में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो सिंगली रिइंफोर्स बीम के सेक्शन को रजिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मोमेंट जो है, जो mu का वैल्यू है, जो अल्टीमेट मोमेंट जो हम निकाले हैं, जो अप्लाइड मोमेंट है, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सिंगली रिइंफोर्स बीम में हम निकालते हैं उससे अगर ज़्यादा हो जाता है अप्लाइड। ठीक है, मतलब अप्लाइड का जो वैल्यू है वो आपके सेक्शन के कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सिंगली रिइंफोर्स बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम फार्मूला बताए थे ना कि 0.36 FCK XU इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 XU होता है। ठीक है, अगर उससे ये अप्लाइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग डबली रिइंफोर्स बीम प्रीफर्ड करेंगे। और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है ये mu जो होता है वो एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट, मतलब एक्सटर्नल लोड के द्वारा होता है। ठीक है, और जो mu लिमिट होता है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट होगा दोनों जोन में प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रेन आ गया ESC, strain in a steel in compression zone, strain in a steel in compression zone, ESC एक्स्ट्रा आ गया। बाकी 0.0035 ये था ही, 0.002 ये था ही, 0.002 प्लस 0.87 FY ये FY बाई ESC ये भी था। उसी तरह जो आपका कंप्रेशन होगा 2 हो जाएगा क्योंकि इसका भी अब कंप्रेशन हो जाएगा, और एक जो आपका ऊपर में कंक्रीट सेक्शन है दोनों का, मतलब स्टील भी कंप्रेशन देगा क्योंकि हम कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया है। तो C2 C1 हो जाएगा, ये Z1 और Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू निकालिएगा तो जो पहले निकालते थे जैसे 0.36 FCK XU इंटू V, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये क्या होगा, FSC इंटू ASC है। ये माइनस FCC इंटू AC क्यों किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्क्रीट पोर्शन है। कॉन्क्रीट पोर्शन का हम ऑलरेडी C1 का वैल्यू ले लिए हैं, मतलब FSC इंटू AC। तो ये जो जब उसमें ये दोनों जो बार जब घुसा, ठीक है, स्टील जब यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो वो उतना कंक्रीट का स्पेस तो हट गया ना, उसी कंक्रीट को हम माइनस किए हैं यहाँ पे, तो FCC इंटू ASC किया है। ठीक है, ये आपका स्टील के लिए हो गया FSC इंटू ASC, मतलब इसका कितना एरिया हो गया और इसका कितना स्ट्रेस है माइनस, इसलिए इसको माइनस किया क्योंकि कंक्रीट का ऑलरेडी हम ले चुके थे। तो कंक्रीट जो जितना में रिइंफोर्समेंट डाले उतना तो कंक्रीट स्पेस नहीं लिया, फिर भी हम पहले ही इसमें ले लीजिए थे, तो इसके लिए यहाँ पे हम माइनस किए। ठीक है, अब आते हैं टेंशन 0.87 FY इंटू ST हो गया। Z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D माइनस 0.42 XC, ये ऑलरेडी सिंगली रिइंफोर्स बीम में बता दिए थे। और Z2 क्या होगा, देखिए Z2 ये है, ये पूरा का पूरा D है, ये पूरा का पूरा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ये आपका D डैश है इफेक्टिव कवर, तो D माइनस D डैश करेंगे, ये पूरा का पूरा D है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। तो इसी तरह Z2 इक्वल्स टू D माइनस D कर दिए। यहाँ पे FSC के बारे में लिखे हुए हैं कि स्ट्रेस इन ए कंप्रेशन स्टील, FCC क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, जिसका कि वैल्यू 0.446 FCK होता है। तो इसके कंपेयर में ये जो वैल्यू है बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और आपका FSC का वैल्यू 0.87 FY होता है माइल्ड स्टील के लिए, और बाकी अलग के लिए आपको कोडबुक में दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है, D डैश बाई D के बेसिस पे FSC का वैल्यू कोडबुक में दिया रहता है HYSD स्टील के लिए।
ठीक है। इसके लिए 0.05 अगर रहेगा डी डैश बाई डी का वैल्यू तो FSC 355 होगा, 0.10 होगा तो 353 होगा, 0.15 होगा तो 342 होगा, 0.20 होगा तो 329 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेन इन ए कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, ESC का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 0.0035 इंटू XU माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई XU। ये आप याद रखिएगा, ये भी किसी न किसी ट्रिंगल से आया, ये वाला ट्रिंगल से आया, दो ट्रिंगल हो जाएगा ना इसमें, एक ये वाला ट्रिंगल है आपका, ये आपका 0.0035 है, ये पूरा का पूरा क्या है XU है। इसके बाद एक ट्रिंगल ये है, यहाँ का जो वैल्यू है ESC है, ये वाला जो वैल्यू है वो है आपका डी डैश। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा XU माइनस डी डैश। ये आपको दोनों ट्रिंगल में, एक बड़ा ट्रिंगल और एक छोटा ट्रिंगल में अगर आप निकालते हैं तो ESC का वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा। तो ESC का वैल्यू आप बिल्कुल ही ये याद रखें। ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ESC इक्वल्स टू 0.0035 इंटू 1 माइनस डी डैश बाई XU। ये आप निकाल भी सकते हैं सिमिलर ट्रिंगल से, लेकिन एग्जाम में आपको उतना समय नहीं रहेगा, तो ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिजाइन प्रोसीजर डबली रिइंफोर्स्ड बीम का क्या है। सबसे पहले हम इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद लोड कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट MU कितना अप्लाइड हो रहा है ये देखेंगे, इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में हम देखे थे वो देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर MU लेस देन MU लिमिट हो जाएगा, मतलब जो अप्लाइड किए हैं, अप्लाई जो हुआ है वो अगर कम है जितना मोमेंट कैपेसिटी है तो और अच्छा है, तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर अप्लाइड वाला ज़्यादा है, मतलब अगर हम 200 किलो न्यूटन अप्लाइड किए हैं जबकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो सेक्शन का कैपेसिटी है वो 180 किलो न्यूटन ही है, मतलब कम कैपेसिटी है लेकिन अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस केसेस में हमको डबली रिइंफोर्स्ड बीम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे MU अगर ग्रेटर देन MU लिमिट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डबली रिइंफोर्स्ड बीम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है वो MU लिमिट के वैल्यू से इक्वेट करके यहाँ पे AST1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नीचे में दो पार्ट में स्टील प्रोवाइड किए हैं ना, एक नीचे में प्रोवाइड किया है, एक ऊपर में, तो नीचे वाला का तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के हिसाब से ही हो जाएगा, यहाँ पे AST1 निकल जाएगा। अब देखिए, अब जो बाकी जितना मूवमेंट MU ग्रेटर देन MU लिमिट हो रहा है, मतलब अगर हम 200 किलो न्यूटन अप्लाइड कर रहे हैं और सेक्शन का कैपेसिटी 180 किलो न्यूटन है, तो बाकी 20 के लिए तो आपको स्टील देना पड़ेगा ना। तो बाकी 20 के लिए अगर आपको स्टील देना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए MU माइनस MU लिमिट इनटू ये जो आप स्टील दे रहे हैं, जो ऊपर में ये वाला पोर्शन में जो स्टील दे रहे हैं उसी का FSC मतलब स्ट्रेस और इसका एरिया इनटू मूवमेंट निकालना है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है D माइनस डी डैश, सॉरी D माइनस जो लीवर आर्म है D माइनस डी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर दिए। इसके बाद हम क्या कर दिए, ये निकालने का, ये निकाल लिए तो ASC निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जो हम स्टील प्रोवाइड किए हैं नीचे में और जो स्टील ऊपर में प्रोवाइड किए हैं दोनों बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जितना ऊपर में आपका जितना स्ट्रेस आ रहा है ये भी नीचे में ही उतना ही आना चाहिए। तो ये देखिए दोनों इक्वेट कर दिए हैं, 0.87 FY इंटू AST2 इंटू AFSC इंटू ASC। तो यहाँ से AST2 निकल जाएगा, तो AST2 निकल जाएगा, AST1 ऊपर में निकला ही था, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा AST1 प्लस AST2। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, ये आप सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम और डबली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फास्ट अगर हो रहा होगा तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि आप बहुत ही फास्ट बता रहे हैं, तो फिर अगला सेशन से हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। ठीक है, बाकी शॉर्ट नोट्स हैं तो आपको फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम हर सब्जेक्ट कोशिश करेंगे कराने का। ठीक है, तो अब देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर, इसमें आपका कोलैप्स में ही ये, इसमें आपका टी बीम के बारे में आप देखिएगा। ठीक है, उससे पहले आप क्या देखें, रेक्टेंगुलर बीम देखें। ठीक है, स्क्वायर ये सब देखिए। अभी देखिए यहाँ पे है जो वो टी बीम के केसेस में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है ये अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपका टी बीम है, ये आपका फ्लैंज पोर्शन होता है, ये आपका वेब पोर्शन होता है, ये वेब होता है, ये होता है आपका फ्लैंज पोर्शन। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, BF है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है, ये आपका वेब हो गया। ठीक है, इसको हम जब हम डिजाइन करेंगे इसको तो दो पार्ट में करेंगे। तो एक तो हम एक पूरा का पूरा ये रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है इसको हम अलग ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर वाला को, ये पोर्शन और ये पोर्शन को मिला के हम ये ले लिए।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो पार्ट में हम डिजाइन करते हैं, एक पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लिए और एक ये ले लिए। तो ये पूरा रेक्टेंगुलर लेते हैं तो ये आपका तो बी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये डेप्थ हो जाएगा। और ये अगर आप पूरा लेते हैं तो बी एफ ये है, पूरा का पूरा बी एफ है, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू करेंगे इतना तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये दोनों मिला के तो बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। और ये आपका डेप्थ ऑफ आपका फ्लेंज है तो डी एफ हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर आप स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो डायरेक्टली रेक्टेंगुलर तो इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.446 एफसीके हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक Z1 हो जाएगा, ये आपका 0.446 एफसीके, ये C2 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। इतना दो पार्ट में हम कर दिए। अब देखिए C1 इक्वल्स टू, देखिए अब आपको उतना ज़्यादा भी याद रखने का जरूरत नहीं है। C1 जो आपका कंप्रेशन फोर्स है 0.36 एफसीके इंटू पहला वाला पोर्शन में BW इंटू XU कर दिए, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स हो गया, क्योंकि पहला वाला एक में डिजाइन किया। अब ये दूसरा पार्ट है, ये आपका दूसरा ड्राइंग मतलब दूसरा पार्ट में हम ये कंसिडर किए हैं। तो इसका जब आप कंप्रेशन फोर्स निकालिएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.446 एफसीके इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू है यहाँ पे विड्थ इंटू डी एफ करेंगे तो ये आपका C2 निकल जाएगा। और टेंसाइल स्टील एक ही केस में है, सिर्फ इसी में है, तो यहाँ पे जो 0.87 FY इंटू AST हो जाएगा। Z1 का वैल्यू D माइनस 0.42 XC होगा, Z2 इक्वल्स टू D माइनस DF बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है, B इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है, DF इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है या फिर थिकनेस ऑफ स्लैब भी बोल सकते हैं, और BW इक्वल्स टू विड्थ ऑफ वेब और रिब होता है। ठीक है, अब हम आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ये पूरा का पूरा विड्थ है, लेकिन इसमें से कुछ इफेक्टिव पार्ट ही मूवमेंट में कंसिडर होता है। तो इस इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालने के लिए टी बीम के केसेस में अगर आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालना है, ये आपका पूरा का पूरा फ्लेंज है, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव निकालना है तो बी एफ इक्वल्स टू L0/6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 इंटू डी एफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ जो फ्लेंज होगा टी बीम के केस में L0/6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ हो जाएगा। ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका पीडीएफ जो है वो सिविल ज्ञान सिटी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टी बीम हो गया। एल बीम का अगर हम बात करें तो एल बीम के केस में जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है बी एफ इक्वल्स टू L0 डिवाइडेड बाई 12 होता है, क्योंकि एल बीम के केसेस में इस तरह से होगा, हाफ ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो L0/12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस ये जो 6 डी एफ है वो 3 डी एफ होता है एल बीम के केसेस में। आइसोलेटेड टी बीम होता है। ठीक है, देखिए टी बीम और एल बीम क्या है, देख अगर आपका पूरा का पूरा ये स्लैब डिजाइन हो रहा है, अगर आपका ये पूरा का पूरा ये स्लैब डिजाइन हो रहा है, स्लैब होता है, तो ये स्लैब में देखे होंगे कि यहाँ पे बीम रहता है, 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 बीच में भी कभी कभी आप देखे होंगे कि जब ज़्यादा लंबा स्लैब है तो बीच में भी बीम होता है। ये सारा जो है ये बीम है, ये बीम है, ये वाला कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो देखिए जो लास्ट वाला जो पोर्शन वाला बीम होता है उसको हम एल बीम के कंसिडरेशन लेते हैं, और जो बीच में होता है वो टी बीम के कंसिडरेशन में आता है। ठीक है, जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो बीच वाला बीम है वो टी बीम के पोर्शन में आता है। ठीक है, तो वही टी बीम और एल बीम होता है। आइसोलेटेड टी बीम देखिएगा कहीं कहीं सेपरेटली टी बीम बना रहता है, ठीक है, शेड वगैरह टाइप में, तो वहाँ पे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालना है तो L0 L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू नॉट ग्रेटर देन बी, बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप देखिए ये डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में। तो टी बीम आइसोलेटेड टी बीम के केस में बी एफ इक्वल्स टू L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू होगा। ठीक है, और आइसोलेटेड एल बीम के केसेस में 0.5 L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी प्लस बी 4 प्लस बी डब्ल्यू होता है। ठीक है, ये बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइसोलेटेड एल बीम के केस में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, जहाँ पे L0 जो है वो आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, L0 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, याद है, क्लियर है। ठीक है, और बी एफ जो है वो आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है, बी जो है आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज है, बी डब्ल्यू जो है वो विड्थ ऑफ वेव और रिब है, और डी एफ जो है वो डेप्थ ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ स्लैब है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ स्लैब आपका डी एफ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे
अब हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा कि जो इफेक्टिव विड्थ होगा वो जो टोटल आपका विड्थ है उससे कम ही रहेगा, तो क्योंकि उससे तो कम ही पार्ट हम ले रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट जो है वो मूवमेंट या फिर लोड कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए वो बी का जो वैल्यू होगा, बी एफ का जो वैल्यू होगा वो बी से कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स यू यूज मिनिमम ऑफ एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स, ये तो हम पहले ही बताए थे कि अगर एक्स यू और एक्स यू मैक्स में जो कम वैल्यू होगा उसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखिए मूवमेंट जो है वो कम जहाँ पे भी आता है उसको हम कंसिडर करते हैं, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो कम जहाँ पे आता है उसी को कंसिडर करते हैं, ताकि जब कम के लिए स्ट्रक्चर जो कम में अगर रजिस्ट कर पाएगा तो ज़्यादा में भी रजिस्ट कर पाएगा। मतलब जब स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ 80 किलो न्यूटन है, अगर उसमें वो रजिस्ट कर लेता है तो 100 किलो न्यूटन होगा तो ऑलरेडी रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल 1 करते हैं, इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज पोर्शन में ही आएगा। जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, सपोज दैट अगर ये टी बीम है तो टी बीम का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये जो आपका टी बीम है तो इसका अगर न्यूट्रल एक्सिस अगर ये होता है, ये हम पहला ट्रायल में एज्यूम किए कि ये फ्लेंज में ही आएगा, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, पहला पोर्शन में हम एज्यूम किए। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स इन द फ्लेंज, जैसे ही हम ये एज्यूम कर लेते हैं तो जो मेरा पहले जो हम लोग किए थे सिंगली रिइंफोर्स बीम में, मतलब विदाउट टी बीम, मतलब डायरेक्टली रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसिडर होगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली कंप्रेशन इनटू टेंशन होगा 0.36 एफसी के। अब देखिए बी के जगह पे बी एफ यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज बी एफ है इंटू एक्स यू इक्वल टू 0.87 इंटू एस टी होगा, तो यहाँ से एक्स यू आप निकाल सकते हैं। अगर एक्स यू का जो वैल्यू है वो अगर डेप्थ ऑफ फ्लेंज से थिकनेस ऑफ स्लैब से अगर कम आता है, ठीक है, तो मेरा एजम्पशन सही है, क्योंकि जो मेरा एक्स यू है न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो अगर आपका डी एफ जो है इससे अगर कम ही वैल्यू आएगा तो मेरा तो एजम्पशन सही है, ये पूरा का पूरा डी एफ है। अगर एक्स यू का वैल्यू ये डी एफ से कम आता है, मतलब यहाँ आता है, मतलब ये सही है कि न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स इन द फ्लेंज, तो ये पूरा पूरा एजम्पशन जो है सही है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी के जगह पर बी एफ इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, ये आपका देखिए स्ट्रेस है, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया जो आप मोमेंट निकालते हैं। अगर आप स्टील एरिया ऑफ स्टील के टर्म में निकालते हैं तो 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ट्रायल 1 में। दूसरा ट्रायल में देखिए, ट्रायल 2 में हम क्या करते हैं, ट्रायल 2 में हम क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो वेव पोर्शन में हो रहा है, मतलब ये आपका क्या है टी बीम है, ये आपका फ्लेंज पोर्शन होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस अब एज्यूम क्या किए कि वो वेव पोर्शन में हो रहा है। यहाँ पे जो एक्स यू ये का वैल्यू जो है डी एफ से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका डी एफ है, तो एक्स यू का वैल्यू जो है वो अगर डी एफ से ज़्यादा होगा तो ये वाला मेरा एजम्पशन में आ जाएगा। इसमें भी ये ट्रायल 2 है, इसमें भी 2 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या है कि डी एफ बाई डी का वैल्यू 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला एजम्पशन क्या है कि डी एफ बाई डी का जो वैल्यू है वो 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर डी एफ बाई जो एक्स यू का वैल्यू है वो 0.43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डी एफ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डी एफ यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे C1 प्लस C2 करते हैं, इस केसेस में क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, एक तो ये पोर्शन हो जाएगा, ये एक पोर्शन हो जाएगा और एक पोर्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पोर्शन हो जाएगा, तो दोनों पोर्शन का हम अलग अलग निकालेंगे। C1 प्लस एक का अलग कंप्रेशन होगा, C1 होगा, एक का अलग होगा C2 होगा, और एक का टेंशन, तो पूरा एक ही रहेगा नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू होगा C1, और C2 कितना होगा 0.446 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ होगा, और ये जहाँ पे टेंशन का वैल्यू होगा वो 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी होगा। ठीक है, C1 प्लस C2 इंटू टी हो जाएगा, इक्वल्स टू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कितना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन पहला वाला इंटू लीवर आर्म पहला वाला C2 इंटू Z2, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही वाला कंसेप्ट है। तो C1 के यहाँ पे 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू मैक्स इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स प्लस C2 की जगह पे बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, हम अलग वाला एक लेके चल रहे थे, इंटू डी एफ इंटू डी माइनस डी एफ बाई 2। ये पहला ट्रायल है, और इस पहले ट्रायल में ठीक है
ये पहला ट्रायल है और इस पहले ट्रायल में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रायल में df, यहाँ पे df बाई डी और df बाई एक्स इसका कंसेप्ट आया है। दूसरा ट्रायल में क्या करेंगे, df ये कंडीशन देखेंगे, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये वाला हम अप्लाई करेंगे, और अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अगर df बाई डी जो है वो ग्रेटर देन 0.2 होगा और df बाई जो xu है वो ग्रेटर देन 0.45 होगा, तो इस केस में हम yf यूज करेंगे, df यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे c1 प्लस सी टू इक्वल्स टू टी में ये क्या हो जाएगा 0.36 fc के bw इंटू xu, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। इसके बाद c2 में जो दूसरा हम एनालिसिस कर रहे थे, ये आपका फोर्स, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू फोर्स, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो ये मतलब पूरा हो गया फोर्स का। देखिए हमेशा जो c1 c2 लिख रहे हैं ना, ये आप हमेशा याद रखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस की जगह पे आपका जो डिजाइन स्ट्रेस है 0.446 एफसी के, और एरिया आप जो भी लिए हैं, जो भी डायग्राम आप कंसिडर किए हैं, यहाँ पे जैसे बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू हुआ है, यहाँ पे बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपका जो टेंसाइल एरिया टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 0.87 एफ वाई, आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका एरिया हो गया। और यहाँ पे वाई एफ इक्वल्स टू 0.15 एक्स यू मैक्स प्लस 0.65 इंटू डी एफ। ये सब अगर आप डीप में समझिएगा तो सारा फार्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये आपको मिलता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मिलेगा 0.36 एफसी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू मैक्स डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, ये आपका लीवर आर्म हो गया, ये आपका लीवर आर्म हो गया 0.446 एफसी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई 2 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है। तो ट्रायल 2 में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को आपको देखना होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लैंज बीम विथ डबली रिइंफोर्स बीम। डबली रिइंफोर्स के केस में, फ्लैंज बीम के केस में केस 1 तो वही रहेगा, एक्स यू लेस देन डी एफ होगा, तो सेम फार्मूला जो पहले वाला अप्लाई किए थे वही वाला हो जाएगा। अगर एक्स यू का वैल्यू ग्रेटर देन डी एफ होता है, मतलब इस डी एफ से एक्स यू का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे अगर लाई करता है, पहला केस में न्यूट्रल एक्सिस इसमें लाई कर रहा है, तो जो पहला वाला फार्मूला था वही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस में तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो C1 प्लस C2 जो T होगा, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें भी हम लोग क्या कर दिए हैं, डबल इन्फोर्स भी में दो इन्फोर्समेंट हम दोनों साइड में प्रोवाइड किए हैं। तो C1 0.36 FC के B इंटू एक्स हो गया, 0.446 FC के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ हो गया। अब ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया है, क्यों, क्योंकि इसके वजह से इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू एस टी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालिएगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, बाकी जो पहले था सेम करते हैं सेम वही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए फॉर द कंटिन्यूअस बीम एंड फ्रेम L0 में बी एज्यूम्ड एज 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पेन, और फॉर सिंपली सपोर्टेड L इफेक्टिव इक्वल्स टू L0 के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्सर। देखिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में शियर। इसका क्या मतलब है, देखिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर के ऊपर में जब लोड लगता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसवर्स लोड लगा इस बीम के ऊपर में, तो इसमें बेंडिंग हुआ, तो उसको हम फ्लेक्सर बेंडिंग में उसके स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किए कि ये बेंड ना हो, उसके लिए हम क्या किए, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। जब इस सेक्शन पे शियर लगेगा तो उसके लिए भी हमको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि जो स्लाइड एक्शन के कारण जो बीम जो स्लाइडिंग हो रहा है, तो उससे जो आपका डिफॉर्मेशन होगा, चाहे जो भी होगा डिफॉर्मेशन या फिर स्ट्रेन होगा, वो ना हो, उसके लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर, ठीक है। तो इसमें देखिए शियर जितना अप्लाइड हो रहा है उसी को रजिस्ट करना है। रजिस्ट करने के लिए आप शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो शियर होता है, शियर मतलब देखिए स्लाइड एक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं, स्लाइडिंग के कारण, ठीक है। जैसे आप हाथ को दोनों को रब करिएगा तो वो क्या है, शियर लगेगा, सरफेस के ऊपर में लगता है शियर, ठीक है। तो शियर या तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर टॉर्सन के कारण भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट शियर भी लगता है, और एक टॉर्सन मतलब जब आप जैसे आप कपड़ा धोते हैं तो उसको फिर कचारते हैं, मतलब उसको सुखाने के लिए, तो वो क्या ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी शियर जनरेट होता है।
तो टाउ इक्वल्स टू वी ए वाई बार आई इंटू बी, ये फार्मूला से आप शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी का, मतलब अगर आप विड्थ बढ़ाते हैं तो शियर स्ट्रेस घटता है, अगर विड्थ कम करते हैं तो शियर स्ट्रेस बढ़ता है। अब देखिए शियर स्पैन क्या होता है, अगर किसी भी स्पैन में कांस्टेंट शियर फोर्स हो तो उसको हम शियर स्पैन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20-25 यहाँ पे स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि 80 से 90% जो शियर होता है, शियर स्ट्रेस होता है, वो कैन बी रजिस्टर्ड बाय द वेव के द्वारा रजिस्टर होता है, एंड रिमेनिंग कैन बी रजिस्टर्ड बाय द फ्लेंज। वेव और फ्लेंज का कंसेप्ट हम बताए थे, वेव और फ्लेंज का कंसेप्ट हम बताए थे, ये आपका वेव होता है, ये फ्लेंज होता है। तो 80 से 90% जो शियर स्ट्रेस होता है वो वेव के द्वारा रजिस्टर होता है, और 80 से जो 90% मूवमेंट होता है वो आपका फ्लेंज के द्वारा रजिस्टर होता है। क्योंकि जब आप अगर शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, अगर आपका टी सेक्शन है तो ऐसे आता है, मतलब ये जो वेव पोर्शन है, ये आपका क्या है, वेव पोर्शन जो है ये आपका 80 से 90% रजिस्ट करता है। अगर इसी का अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लेंज पोर्शन जो है वो ज़्यादा रजिस्ट करता है, तो 80 से 90% मूवमेंट कैन बी रजिस्टर्ड बाय द फ्लेंज एंड रिमेनिंग कैन बी रजिस्टर्ड बाय द वेव, ठीक है। अब देखिए मोड्स ऑफ फेल्यूर डिपेंड्स अपॉन AV बाई डी रेशियो के ऊपर में डिपेंड करता है, मतलब शियर स्पैन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मोड्स ऑफ फेल्यूर। तो AV जो आएगा आपका शियर स्पैन, डी है जो आपका इफेक्टिव डेप्थ है। अगर AV बाई जो डी का रेशियो है लेस देन अगर 1 होगा, ठीक है, जो शियर स्पैन क्या होता है, कांस्टेंट, जिस भी स्पैन में कांस्टेंट शियर फोर्स होगा, जिस भी स्पैन में कांस्टेंट शियर फोर्स होगा उसको हम शियर स्पैन बोलते हैं। तो अगर AV बाई डी का जो रेशियो है लेस देन 1 होता है तो वो आपका स्प्लिटिंग फेल्योर होगा, हाई कंप्रेशन होगा, इसमें स्प्लिटिंग फेल्योर होगा। ये किसमें आज जनरली आता है, इन डीप बीम में और टाइड आर्च फेल्योर में आता है, ठीक है, किसमें आता है, डीप बीम में आता है और टाइड आर्च फेल्योर में आता है, ठीक है, क्लियर है। अगर AV बाई डी का जो रेशियो है वो 1 से लेके 2.5 तक होगा तो वो डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उसमें आपका सडन फेल्योर होगा और प्योर शियर का कंडीशन आएगा उसमें, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर आएगा और सडन फेल्योर होगा, प्योर शियर का कंडीशन आएगा इसमें, क्लियर है कि नहीं है, ठीक। देखिए ये आप याद रखिएगा, AV बाई डी रेशियो लेस देन 1 होगा तो स्प्लिटिंग फेल्योर होगा, स्प्लिट हो जाएगा, हाई कंप्रेशन इसमें जनरेट होगा। AV बाई डी का रेशियो अगर 1.1 से लेकर 2.5 तो डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर होगा, सडन फेल्योर होता है जो कि प्योर शियर का कंडीशन होता है, ठीक है। और AV बाई डी का जो रेशियो है, AV बाई डी का जो रेशियो है वो अगर 2.5 से 6 के बीच में होता है तो डायगोनल टेंशन फेल्योर होगा, प्योर शियर का कंडीशन होगा। वो इसमें क्या होगा, 45 डिग्री क्रैक पे डेवलप होगा इंटेंशन जोन में, तो ये भी आप याद रखिएगा। AV बाई डी का जो रेशियो है वो अगर ग्रेटर देन 6 होता है तो फ्लेक्सर फेल्योर होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें वर्टिकल क्रैक या फिर 90 डिग्री क्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो याद आ रहा है आपको, याद कर पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर AV बाई डी 1 से कम होगा तो स्प्लिटिंग फेल्योर, 1 से लेके 1.25 होगा तो डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर, 2.5 से लेके 6 तक होगा तो डायगोनल टेंशन फेल्योर, और ग्रेटर देन 6 होगा तो फ्लेक्सर फेल्योर होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका बीम हो गया, बीम का आपका फ्रंट व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए ये पहला जो क्रैक है 45 डिग्री पे हुआ है उसको हम शियर क्रैक बोलते हैं, दूसरा जो नंबर है 90 डिग्री पे हुआ है उसको हम फ्लेक्सर क्रैक बोलते हैं, तीसरा जो नंबर है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर शियर क्रैक बोलेंगे, ठीक है। और ये फोर्थ जो नंबर है, इस टाइप के क्रैक को हम लोग क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो इन जनरल 2 to 8 mm फाई इज कंसिडर, मतलब 2 लेग का अगर हम बार प्रोवाइड करते हैं, 2 लेग्ड बार 8 mm का अगर हम प्रोवाइड करते हैं, स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं, स्टीरप्स अगर हम 2 लेग्ड का प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, ठीक है, देखे होंगे रिंग जो होता है ना वही होता है आपका 2 लेग्ड स्टीरप, 8 mm का हम लोग रिंग प्रोवाइड करते हैं बीम में। आप देखे होंगे कि ये बीम है, ये आपका बीम में इस तरह से जो रिंग बंधा रहता है, उसी का हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 8 mm का फर्क आता है, तो वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 2 × π/4 × 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शियर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन में प्रोसीजर क्या है,
शियर के लिए अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन प्रोसीजर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप निकालिए कि कितना अप्लाइड हो रहा है, कितना लग रहा है, कितना स्ट्रक्चर के ऊपर में या फिर बीम के ऊपर में, मेंबर के ऊपर में कितना अप्लाइड शियर फोर्स है। तो उसके लिए हम फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालेंगे, VU का वैल्यू निकालेंगे। बी ये आपका दिया भी हो सकता है या फिर निकाल भी सकते हैं। तो VU इक्वल्स टू WL/2। जैसे आप शियर फोर्स निकालते हैं, सपोज दैट ये आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे W लग रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप शियर फोर्स निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो होता है उस पॉइंट पे शियर फोर्स होता है। तो मैक्सिमम जो इस बीम में शियर फोर्स लगेगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स होता है, या फिर क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। बी का वैल्यू दिया रहेगा, टी का वैल्यू दिया जाएगा। टाउसिम मैक्स जो है वो आपका कोड बुक में दिया हुआ है, IS 456/2000 में दिया हुआ है। टाउसी का वैल्यू भी उसी में दिया हुआ है, FCKFY दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप शियर स्ट्रेस निकालिएगा, अप्लाइड शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जिसको कि बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो टाउ भी इक्वल्स टू क्या होगा, VU डिवाइडेड बाई BD होगा। टाउ भी इक्वल्स टू VU डिवाइडेड बाई BD होगा, क्या होगा, ठीक है, VU डिवाइडेड बाई BD होगा। अब ये जो टाउसी है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाउसी जो है, क्लियर देखिए अब करना क्या है, इसमें शियर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो शियर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा कितना अप्लाइड शियर फोर्स लग रहा है, फिर उसको रजिस्ट करने के लिए कितना रिंग जो है, स्टीयर्स जो है प्रोवाइड करना है, इतना ही देखना है आपको यहाँ पे। अब ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, टाउसी जो डिपेंड करता है, ठीक है, टाउसी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है। टाउसी क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, जो कि आपके परसेंटेज ऑफ स्टील PT इक्वल्स टू 100 AST/VD इस पे डिपेंड करेगा, और F सिक्के के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब कितना टेंसाइल स्टील आप प्रोवाइड किए हैं और कितना वो ग्रेड का कॉन्क्रीट है, उसके ऊपर में टाउसी डिपेंड करेगा। देखिए टाउ भी क्या है, अप्लाइड है, ठीक है, टाउ भी क्या है, आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाइड लग रहा है उसके, और टाउसू क्या है, स्ट्रेंथ है। अगर अप्लाइड का जो वैल्यू है वो लेस देन स्ट्रेंथ से कम होगा, टाउ भी अगर लेस देन टाउसी होगा, नो नीड ऑफ एनी शियर रिइंफोर्समेंट, क्लियर है। क्योंकि इसमें जितना अप्लाई कर रहे हैं और जितना मतलब जितना कैपेसिटी है उस कॉन्क्रीट का शियर में, वो अप्लाइड से ज़्यादा है, तो कोई जरूरत नहीं है शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि कैपेसिटी तो है ही कॉन्क्रीट का शियर को रजिस्ट करने का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है। कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, वो टेंशन में स्ट्रांग होता है, ठीक है, और कंप्रेशन शियर में मॉडरेट होता है और कंप्रेशन में वीक होता है, सॉरी टेंशन में वीक होता है और शियर में मॉडरेट होता है, मतलब कंप्रेशन को भी रजिस्ट करता है और शियर को भी रजिस्ट करता है, ठीक है। तो और टेंशन को भी रजिस्ट करता है, लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर टाउ भी लेस देन टाउ सी होगा तो कोई भी शियर रिइंफोर्समेंट का जरूरत नहीं है। शियर रिइंफोर्समेंट मतलब रिंग, जो आप रिंग प्रोवाइड करते हैं वही आपका शियर रिइंफोर्समेंट, वो शियर को रजिस्ट करने के लिए आप करते हैं। अगर टाउ ही का वैल्यू लेस देन 0.5 टाउ सी होता है, ठीक है, अगर मतलब ये क्या है, टाउसी है, उसका हाफ से भी कम है अगर अप्लाइड जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप मिनिमम रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर, नो नीड ऑफ इवन मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आप मिनिमम प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी शियर रिइंफोर्समेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो मिनिमम का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हाफ से भी कम है अप्लाइड, ठीक है। ये दोनों केस आपको समझ में आ गया। तीसरा केस क्या है, अगर टाउ भी का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 टाउ सी होता है और नॉट ग्रेटर देन टाउ सी होता है, तो फॉर सेफ्टी मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेफ इन शियर के लिए मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, मतलब अगर ये नहीं भी होता है, टाउ भी अगर ग्रेटर देन टाउ सी नहीं है लेकिन 0.5 टाउ सी से ज्यादा है, तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही भयानक चीज बता रहे हैं आपको यहाँ पे, ASB डिवाइडेड बाई B इंटू SB, ठीक है, और 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY, ये आपका मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट निकालने का इक्वेशन है। यहाँ से आप ASB निकाल लीजिएगा या फिर SB निकाल सकते हैं। SB स्पेसिंग, कितना मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, मतलब रिंग कितना बनाना है। रिंग जो आप बनाते हैं ना, जो आप घरों वगैरह में यूज करते हैं तो रिंग बोलते हैं, तो रिंग कितना कितना स्पेसिंग पे प्रोवाइड करेंगे, बीम में अगर है तो बीम में कितना कितना स्पेसिंग पर रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट से पता चल जाएगा। जैसे 2 लेग स्टीयरअप यूज किया, 8 mm का रिंग बनाए
तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर, ये आपका ए एस बी यहाँ पे पुट करिएगा और आपका स्पेसिंग निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है। अगर देखिए, अगर टाउ भी का वैल्यू जो अप्लाइड किए, जो अप्लाई हुआ, वो अगर टाउ सी से ज़्यादा हो जाता है, बट टाउ भी लेस देन टाउ सी मैक्स से कम ही रहेगा, लेकिन टाउ सी से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका सीयर में सेफ नहीं है। यहाँ पे आपको सीयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो सीयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिएगा, ये वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में प्रोवाइड करिएगा, इंक्लाइंड स्टीरप्स के रूप में प्रोवाइड करिएगा और बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड करिएगा। वर्टिकल स्टीरप मतलब जो सिंपल रिंग आप यूज करते हैं, वो आपका क्या है, वर्टिकल स्टीरप्स है। इंक्लाइंड स्टीरप क्या है, उसी को हम इंक्लाइंड पोजीशन में रख के हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बेंट अप बार क्या है, आप देखे होंगे रिइंफोर्समेंट के इस तरह से हम लोग बेंट करते हैं, ठीक है, बीम वगैरह में देखे होंगे। तो वो आपका 3 टाइप में आप शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको किसके लिए डिजाइन करना होगा, टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी हो जा रहा है, तो ये तो आपको पता चल गया कि शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वी यू एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वी यू ये आपका अप्लाइड वाला था, ये आपका क्या था, स्ट्रेंथ था, कंक्रीट का स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। तो दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा था, तो माइनस करेंगे कितना ज़्यादा है, उसी के लिए तो रजिस्ट करवाना है, उसी को तो देखना है कि इतना कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये वैल्यू मेरा रजिस्ट कर पाए, शियर रेजिस्टेंस हो पाए। तो वी यू एस 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी बाई एस वी, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ सकता है। इंक्लाइंड स्टीरप्स के केस में ये आपका वर्टिकल स्टीरप्स के केस में हो जाएगा, इंक्लाइंड में 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी बाई एस वी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। ठीक है, ए एस वी तो आपको पता चल रहा है ना कि 2 लेग स्टीरप्स है, तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू जितना का भी आप रिंग प्रोवाइड करते हैं उतना का डायमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बेंट अप बार के केस में आप ये 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी बाई एस वी इंटू साइन अल्फा, ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए था ये फार्मूला, टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी होता है, बट टाउ भी लेस देन, नॉट लेस देन टाउ सी मैक्स, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर टाउ भी का जो वैल्यू है, जो अप्लाइड का जो वैल्यू है, वो टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा होता है, जो मैक्सिमम मतलब हर केस में एक्सट्रीम कंडीशन में जो कंक्रीट का शियर स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा अगर हो जाता है अप्लाइड वाला, ठीक है, जो मतलब इतना मैक्सिमम जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है शियर इतना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ये आपका टाउ सी मैक्स का वैल्यू। अगर उससे अगर ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं शियर स्ट्रेस, वहाँ पे आपको सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन में आप क्या करिएगा, डायमीटर डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील डिक्रीज कर सकते हैं, और डायगोनल कंप्रेशन फेलुअर के लिए आपको डेप्थ इंक्रीज करना पड़ेगा और एरिया ऑफ स्टील डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जितना भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए एक पॉइंट देखिए, शियर रेजिस्टेंस ऑफ बेंट अप बार शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ VUS। जब आप बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं एज ए शियर रिइंफोर्समेंट, तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए VUS का जो वैल्यू होगा बेंट अप बार में। जो शियर रेजिस्टेंस का अगर आप बेंट अप बार के लिए निकालते हैं VU का वैल्यू, VUS का वैल्यू, तो वो 50% ऑफ VUS से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50% ज़्यादा है तो भी हम 50% लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कम आ गया तो कम ले लिए, मान लीजिए 30% आ गया तो ले लिए, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा आता है तो हम लोग 50% ही लेते हैं। तो शियर इन्फोर्समेंट आपको पता चल गया यहाँ पे। अब देखिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे हम कंसिडर करते हैं शियर में, इफ इट इज ए कंप्रेशन रिएक्शन, अगर कंप्रेशन रिएक्शन है तो क्रिटिकल सेक्शन अकर्स एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सेक्शन, ठीक है, वो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है। ये अगर टेंसाइल रिएक्शन है तो क्रिटिकल सेक्शन अकर्स एग्जैक्टली एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, डायरेक्टली सपोर्ट पे। जैसे मान लीजिए ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका क्या है, बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्लियर स्पेन हो गया। अगर इसमें कंप्रेशन रिएक्शन आ रहा है तो क्रिटिकल सेक्शन एट ए डिस्टेंस डी, इससे यहाँ से डी डिस्टेंस पे यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आएगा। लेकिन अगर टेंसाइल रिएक्शन होगा तो क्रिटिकल सेक्शन क्या आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। अब देखिए जो हम स्टीरप्स प्रोवाइड किए, जो हम रिंग प्रोवाइड किए इस तरीका से, और बीम में देखिए ना, बीम आप देखे होंगे बनते हुए घरों में भी, रिंग जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो शियर स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बीच का स्पेसिंग क्या होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें से जो सबसे कम वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमम स्पेसिंग होगा।
क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर पे डी निकालना पड़ेगा जो इफेक्टिव डेप्थ है फॉर इंक्लाइंड के लिए, ठीक है। अगर वर्टिकल के लिए बोल देगा तो ये नहीं निकालना है, अगर इंक्लाइंड के लिए बोल दिया तो ये निकालना है, ठीक है, यही लिखना है, डी का वैल्यू लिखना है, ठीक है। और अगर वर्टिकल के लिए बोल दिया तो 0.75 डी करिएगा, इंक्लाइंड के लिए बोलिएगा तो डी पहला नंबर में लिखिएगा। दूसरा नंबर में कैलकुलेट एस भी आप कैलकुलेट करिएगा ये वाला फार्मूला से, इस फार्मूला से जो ये हम फार्मूला बताया 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी इंटू डी बाई एस बी, इस फार्मूला से आप एस भी निकालिएगा। वो कहाँ रखिएगा, वो आप इसमें रखिएगा दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे 300 एम रखिएगा, और चौथा नंबर पे यहाँ से जो एस बी कैलकुलेट हुआ ये मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट से, ये चौथा नंबर पे लिखिएगा। ये चारों में से जो कम वैल्यू आएगा वही क्या होगा आपका मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिंग होगा, ये सब ये चारों में से जो कम वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए टाउसी मैक्स का वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है एग्जाम में। अगर M15 ग्रेड का कंक्रीट है तो वहाँ पे मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा वो 2.5 होगा। M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ होगा वो 2.8 होगा। अगर M25 ग्रेड का कंक्रीट है तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो 3.1 होगा। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब M15 के लिए 2.5 होगा, ठीक है, और M20 के लिए 2.8 होगा, और M25 के लिए 3.1 होगा। ये आप बिल्कुल ही याद रखिएगा टाउसी मैक्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, एक और पार्ट है, ठीक है, एक और पार्ट बनाएंगे। 3 पार्ट में आपका जो ये पूरा का पूरा जो आरसीसी का शॉर्ट रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ तीनों पार्ट होने के बाद हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लोग के बीच में, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है।